हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 7 जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। जिस प्रकार से हमने पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार से इस अध्याय में हम प्राणियों में पाए जाने वाले विभिन्न ऊतकों का अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार से सभी जीवधारी जो होते हैं, इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और जब कोशिकाएं जो होती है एक समान कार्य के लिए संगठित हो जाती है या समूहबद्ध हो जाती है, तब यह बनाती है ऊतक। तो हम पढ़ेंगे जंतुओं में या प्राणियों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक। किसी भी जीवधारी में ये ऊतक जो होते हैं, वह यदि ये बहुकोशिकीय जटिल प्राणी होंगे तो ऊतक जो होते हैं वह समूहबद्ध होकर के अंग का विकास करते हैं। अंग जो होते हैं यह समूहबद्ध होकर के अंग तंत्र या भिन्न भिन्न अंग जो होते हैं वो मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं और भिन्न भिन्न अंग तंत्र से एक जीव के शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्राणियों में जो ऊतक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मोटे तौर पर प्राणियों में पाए जाने वाले ऊतक जो होते हैं, इनको हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला जो होता है वह कहलाता है उपकला ऊतक, एपिथेलियल ऊतक कहलाता है। दूसरा कहलाता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा कहलाता है तंत्रिकीय ऊतक और चौथा कहलाता है पेशीय ऊतक। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से प्राणियों में पाए जाने वाले ऊतक जो होते हैं, इनको 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला जो है वह है उपकला ऊतक या एपिथेलियल ऊतक। यह प्राणी जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, इनके शरीर के बाह्य आवरण में और शरीर के भीतर जितने भी अंग पाए जाते हैं, उनके चारों तरफ आवरण के रूप में पाया जाने वाला ऊतक होता है। अर्थात इस उपकला ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो आस्तर, एक आवरण बनाते हुए चलती है। तो ये उपकला ऊतक जो होते हैं या एपिथेलियल ऊतक जो होते हैं, कोशिकाओं के स्तर के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है सरल उपकला ऊतक, दूसरा कहलाता है संयुक्त उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक जो होते हैं वे ऊतक होते हैं जो केवल कोशिकाओं के एक लेयर के रूप में, एक ही स्तर के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार से शरीर के जिस भी भाग में उपस्थित होंगे वह एक लेयर के रूप में पाए जाएंगे। संयुक्त उपकला जो होते हैं वह एक से अधिक स्तरों में बटा हुआ होता है, व्यवस्थित होता है। इस प्रकार से एक से अधिक स्तरों का यह क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ पर सरल उपकला जो होते हैं यह अंगों के चारों तरफ जो आवरण होगा इस प्रकार का आवरण बनाते हैं, जबकि संयुक्त उपकला जो होते हैं यह रक्षात्मक आवरण बनाने का काम करते हैं। जैसे कि हमारी त्वचा जो है वह बाहरी वातावरण से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो यहाँ का जो आवरण या यहाँ का जो उपकला होगा वह कैसा होगा, संयुक्त उपकला होगा। तो इस प्रकार से ये सरल और संयुक्त उपकला 2 प्रकारों में डिवाइड किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। अगर बनावट के आधार पर हम उपकला ऊतक को देखें तो यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की संरचना को व्यक्त करती हैं या 3 प्रकार की संरचनाओं से बनी हुई होती है। एक कहलाता है सल्की उपकला, दूसरा कहलाता है घनाकार उपकला और तीसरा कहलाता है स्तंभाकार उपकला। शल्की उपकला जो होती है यह चपटी कोशिकाओं की अनियमित संरचना होती है। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, जैसे
टाइल्स जो होते हैं, जो मकानों में टाइल्स लगाए जाते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे होते हैं, कुछ उसी प्रकार से इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वह सटी हुई होती है। इस प्रकार से ये शरीर की उपकला जो होते हैं, यह शरीर के रक्त वाहिकाएं जो होती हैं उनकी दीवारों में पाई जाती है। और साथ ही जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में जो वायु कोश उपस्थित होता है, वहां की जो उपकला होती है वह शल की कोशिकाओं की बनी हुई होती है। इस प्रकार से ये संरचनाएं जो होती हैं या ये ऊतक जो होता है, शल की उपकला जो होता है, इसकी कोशिकाएं जो होती है वह मुख्य रूप से विसरण के लिए सीमा का कार्य करती है, विसरण की क्रिया में सहायता करती है। दूसरी उपकला जो है वह है घनाकार उपकला ऊतक। ये घनाकार उपकला जो होते हैं, इनकी कोशिकाएं जो होती है वह घन के समान होती है, अर्थात इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होती है वह लगभग समान होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के यह बना हुआ होता है। ये घनाकार उपकला ऊतक जो होते हैं वह शरीर के वृक्क जो होते हैं, इनकी जो वाहिनियां होती है इनमें उपस्थित होते हैं। साथ ही जो ग्रंथियां होती है, इनसे जो नलिकाएं निकलती हैं, इन नलिकाओं में भी ये घनाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है स्त्रावण करना और अवशोषण करना। किसी पदार्थ को या तो स्त्रावित करते हैं या फिर उनका अवशोषण करने का कार्य करते हैं। अगला जो उपकला होता है वह है स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला ऊतक जो होता है, इनमें कोशिकाएं जो होती है वह लंबी होती है और इनका केंद्रक जो होता है वह आधार की ओर पाया जाता है। इस प्रकार से ये स्तंभाकार उपकला जो होते हैं यह आहार नाल की दीवारों में उपस्थित होते हैं और इनका कार्य जो होता है वह है स्त्रावण व अवशोषण करना। तो इस प्रकार से ये बनावट के आधार पर, कोशिकाओं की बनावट के आधार पर जो उपकला ऊतक जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। जब स्तंभाकार या घनाकार उपकला जो होते हैं, इनकी स्वतंत्र सतह जो होती है, इनमें इस प्रकार से पतले पतले धागेनुमा संरचनाएं उपस्थित होती है। इस प्रकार से तब यह कहलाती है पक्षमाभी उपकला ऊतक। तब इनको कहा जाता है पक्षमाभी उपकला ऊतक। इस प्रकार से वृक्क की नलिकाओं में और जो अंडवाहिनी होती है, इनमें पाए जाने वाले जो उपकला होते हैं उनमें इसी प्रकार से पक्षम पाए जाते हैं। धागेनुमा संरचनाएं पक्षम या सीलिया उपस्थित होते हैं। ये पदार्थों को गति करने में, यहाँ से जो भी पदार्थ गुजर रहा है उन पदार्थों को वो क्या गति करने में, आगे बढ़ाने में सहायता करने का कार्य करते हैं। कुछ घनाकार या स्तंभाकार उपकला ऊतक इस प्रकार से होते हैं कि इनमें स्त्रावण की क्षमता पाई जाती है, विशेषता पाई जाती है और स्त्रावण की विशेषता होने के कारण इन उपकला को कहा जाता है ग्रंथिल उपकला ऊतक। ये ग्रंथिल उपकला ऊतक, चूंकि ये विशेष कार्य कर रहे हैं इसीलिए इसको ग्रंथिल उपकला, बनावट या तो घनाकार होंगी या स्तंभाकार होंगी। तो ये ग्रंथिल उपकला ऊतक जो होते हैं, इनके द्वारा किसी न किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है, निर्मित करते हैं और उसको स्त्रावित भी करते जाते हैं। तो ये ग्रंथिल उपकला जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं या होते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जो होंगे वो कैसे होंगे, केवल एक ही प्रकार की कोशिका या केवल एक कोशिका जो होंगी, इस प्रकार से एक कोशिका, और इनके द्वारा ही पदार्थ का क्या किया जाएगा, स्त्रावण किया जाएगा। तो ये कहलाते हैं क्या, एक कोशिकीय उपकला, ग्रंथिल उपकला ऊतक। इस प्रकार से
ये एक कोश की ग्रंथि उपकला जो होते हैं, प्रत्येक कोशिकाएं जो होती हैं वो एकल रूप में कार्य करते हुए विशेष पदार्थ का स्त्रावण करती जाती हैं। इसका उदाहरण हम ले लेते हैं आंत्र में पाए जाने वाली गॉबलेट सेल। गॉबलेट कोशिका जो आंतरी रस का निर्माण करती है, इनका उदाहरण है एक कोशिकीय ग्रंथिल उपकला ऊतक का। बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला जो होते हैं वह बहुत सारी कोशिकाओं के गुच्छे या समूह होते हैं। मतलब यहाँ की कोशिकाएं जो होंगी अब कैसी हो जाएंगी, बहुत सारी हो जाती हैं। ये इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं के समूह, इस प्रकार ये कोशिकाओं का समूह हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बहुत सारी कोशिकाओं का समूह इस प्रकार से, और ये क्या करेंगे, मिल करके एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते जाते हैं और स्रावित करते जाते हैं। तो इसीलिए ये कहलाते हैं क्या, बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला ऊतक। तो इसका उदाहरण हम देखेंगे लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो होती हैं लार का निर्माण करती हैं, तो इसी प्रकार की बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला की बनी हुई होती है। स्त्रावण जो होता है उसके आधार पर ग्रंथियां जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। ये ग्रंथिल उपकला की ग्रंथियां जो हैं वो दो प्रकार की, एक को कहा जाता है बहिस्त्रावी ग्रंथि और एक को कहा जाता है अंतस्त्रावी ग्रंथि। बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वह जो भी पदार्थ निर्मित करती हैं उनको उसके लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए उनमें वाहिनी पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं, और ये कोशिकाएं जो होंगी उन नलिकाओं के माध्यम से ही, अर्थात नलिकाएं उपस्थित होंगी इस प्रकार से, और इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से वो पदार्थ जो होगा वो क्या होगा, पहुंचेगा जिस लक्ष्य अंग को इस पदार्थ की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की ग्रंथि कहलाती है बहिस्त्रावी ग्रंथि। इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लार ग्रंथि का। लार जो है वो बना लार ग्रंथि में, लेकिन उस लार को पहुंचाना है हमारे मुख तक, तो मुख तक पहुंचाने के लिए विशेष नलिकाएं होंगी और इसी नलिका के माध्यम से ये लार जो होगा वो हमारे मुख तक पहुंचता है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं कुछ इस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं कि ये बनाती है अपना जो भी पदार्थ या जो भी इनके द्वारा निर्मित किया जाता है रस, इस रस को ये ग्रंथियां जो होती हैं वहां से जो रक्त की वाहिनियां गुजरती है, रक्त की वाहिनियों में ही ये क्या करती जाती हैं, त्यागती जाती है, मिलाती जाती हैं, और रक्त जो होगा वही उसको उस अंग तक पहुंचाता है जहां उस पदार्थ का उपयोग होगा। तो इस प्रकार से जितने भी लगभग सभी हार्मोन बनाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। संयुक्त उपकला जो होते हैं इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक से अधिक स्तरों की बनी हुई होती है। ये उपकला जो होते हैं शरीर के उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर ज्यादातर घर्षण होता है। तो इस प्रकार से जो संयुक्त उपकला जो होते हैं इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वह एक लेयर बनाती है, एक से अधिक आवरण का निर्माण करती है। इस प्रकार की होती है संयुक्त उपकला। जैसे हम उदाहरण लेते हैं हमारी त्वचा का। त्वचा का जो एपिथेलियल होता है वह बहुस्तरीय होता है, अर्थात संयुक्त उपकला का बना हुआ होता है। इनमें जो नीचे वाली कोशिकाएं जो होती हैं यह जनन का काम करती है, अर्थात इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो ये विभाजन करते रहते हैं और लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण करते रहते हैं। जबकि ऊपर की कोशिकाएं जो होती हैं इनमें केराटिन नामक एक प्रोटीन तंतु जो होते हैं वह बनते जाते हैं और एकत्र होते जाते हैं, जिसके कारण ये कोशिकाएं जो होती है वह मृत कोशिकाएं बनती जाती हैं, अर्थात इन कोशिकाओं में किसी प्रकार की जैविक क्रियाएं संपादित नहीं हो पाती है। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये केराटिन जो होगा, पदार्थ जो होता है वो क्या काम करेगा, एक उष्मारोधी का काम करता है, बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं।
और इस प्रकार से चूंकि ये क्या हो गए हैं, मृत कोशिकाएं हो गई हैं, तो ये वाला लेयर जो है वो हटता रहता है और जनन स्तर जो होते हैं, इस भाग की कोशिकाएं जो होती हैं वो पुनः नई कोशिकाओं का निर्माण करके इन स्तरों को निर्मित करती जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मुख गुहा जो होता है, यहाँ की उपकला जो होती है वो भी संयुक्त उपकला होती है। तो इस प्रकार जो संयुक्त उपकला जो होता है, यह मुख्य रूप से रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबल से सुरक्षा देने का कार्य करता है।